हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के। आज इस वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ हैव टू पढ़ाने वाला हूं। हैव टू, हैड नहीं, हैव टू। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो इसमें हैज टू, हैव टू जो प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, इस तरह के शब्द लास्ट में आ जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसका दूसरा रूप है हैड टू, जो पास्ट टेंस में लगता है पढ़ा था, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ी थी, पढ़े थे, इस प्रकार जो है लास्ट में आते हैं। फिर उसके बाद फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू, इसमें पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगा, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसा कि आप सेंटेंस में देख सकते हो, राधा की माता जी बहुत बीमार हैं। ठीक है, राधा की माता जी बहुत बीमार हैं, इसलिए आजकल राधा को स्वयं खाना बनाना पड़ता है। तो बनाना पड़ता है मतलब ऐसे सेंटेंसेस से बाध्यता का बोध होता है, मजबूरी का बोध होता है। जब हैज टू, हैव टू का प्रयोग तब होता है जब बाध्यता हो, यानी कि आपको करना ही पड़ेगा, करना पड़ता है, करना पड़ा, मजबूरी में कुछ ना कुछ करना पड़ा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हैव टू, हैज टू का प्रयोग होता है। यहाँ आप देख लीजिए, परीक्षा नज़दीक है इसलिए मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। तो इनको मजबूरी है भाई कि इनको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। हमें फूलों को बिक्री के लिए बाजार ले जाना पड़ा, यहाँ पे पड़ा शब्द आ गया। अब भाई जहाँ पे वो हैं वहाँ नहीं बिका होगा, तो इनकी मजबूरी है, बाध्यता है कि इनको बाजार ले जाना पड़ा। तो इसमें बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है। फ्यूचर में इस लड़के को अब कार चलाना पड़ेगा, यानी वो नहीं चलाना चाहता था लेकिन पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, बाध्यता होगी, कोई मजबूरी होगी। हमें रोज़ विद्यालय जाना पड़ेगा, विद्यालय जाना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ना जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है, नहीं तो मार खाएंगे। तो ऐसे वाक्यों से बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है। इसका यही नियम है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया है वही लिखेंगे टेंस के अनुसार। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें बस ये जान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन उपरोक्त तो 2 सेंटेंसेस में यहाँ पे एक कनेक्टर्स है, यानी एक कंजक्शन दिया हुआ है, इसलिए कि इंग्लिश होती है सो। तो ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे राधा की माता बहुत बीमार है, एक ही सेंटेंस हो गया, इसलिए आजकल राधा को स्वयं खाना बनाना पड़ता है। तो पहले ये सेंटेंस हम बनाएंगे, राधा की माता बहुत बीमार है। कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, कौन बहुत बीमार है, उत्तर मिला राधा की माता। अब यहाँ पे का शब्द आया है तो इसके पहले सजीव लिखा हुआ है, तो हम इसे अपॉस्ट्रॉफी एस से बनाएंगे, यानी राधा लिखेंगे और अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, उसमें की शब्द इंक्लूड हो गया, राधाज मदर। अब ये हो गया राधा की माता जी, ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर है कि इंग्लिश इज लगाएंगे क्योंकि ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, प्राथमिक सहायक क्रियाएं हैं। बी का रूप है जमार वाजवेयर। बहुत बीमार की अंग्रेजी हो जाएगा वेरी सिक। ये वाला क्लास जो है हो गया, ये जो उपवाक्य है इधर वाला ये हो गया। अब इसलिए कि अंग्रेजी सो होता है, ये 2 वाक्यों को जोड़ता है, तो यहाँ पे इस वाक्य को जोड़ रहा है, आजकल राधा को स्वयं खाना बनाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढेंगे, किसको खाना बनाना पड़ता है, राधा को। तो सबसे पहले राधा लिख देंगे, सो राधा। अब बनाना पड़ता है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो एक वचन के साथ हैज टू लगता है, बहुवचन के साथ हैव टू लगता है। ये प्रीवियसली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप पढ़ चुके हो कि ही सीड जितने भी सिंगुलर नंबर हैं उनके साथ हैज़ लगता है, आई यू बी दे जितने भी प्लूरल नंबर हैं उसके साथ हैव टू लगता है। तो बस ठीक उसी प्रकार ये लगेगा। ठीक है, तो राधा हैज़ टू। अब पहले क्रिया पे आएंगे, बनाना पड़ता है, यानी बनाना की अंग्रेजी कुक। क्या बनाना पड़ता है, खाना, फूड। राधा हैज़ टू कुक फूड। अब लिखेंगे यहाँ पे स्वयं की अंग्रेजी हरसेल्फ। स्त्री के लिए स्वयं की अंग्रेजी हरसेल्फ होता है। ये निजवाचक सर्वनाम है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको मैं आगे की वीडियोज़ में पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब आजकल की अंग्रेजी लिख देंगे दीज डेज,
तो ये ट्रांसलेशन बनके तैयार हो गया। राधाज मदर इज़ वेरी सिक सो राधा हैज़ टू कुक फूड हर सेल्फ दीज डेज, यानी राधा की माता जी बीमार हैं इसलिए आजकल राधा को स्वयं खाना बनाना पड़ता है। फिर यहाँ पे देखिए परीक्षा नज़दीक है इसलिए मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। परीक्षा नज़दीक है तो इनकी मजबूरी है सुबह 4 बजे उठना, तो ये बाध्यता का बोध कराता है। लेकिन इसमें 2 क्लाज हैं, ये कनेक्टर यानी इसलिए कंजक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या होता है, 2 वाक्यों को या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ता है, जो कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आता है। कंपाउंड सेंटेंस बस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। लगातार वीडियो में बने रहिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए। अगर कोई त्रुटि या कोई सुझाव है मुझे देना चाहते हैं आप तो कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंजक्शन शो है, पहले ये बनाएंगे। परीक्षा नज़दीक है, क्या नज़दीक है, परीक्षा यही सब्जेक्ट हो जाएगा, तो लिख देंगे एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ये सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे इज लिख देंगे। नज़दीक की अंग्रेजी क्लोज लिख सकते हैं या नियर भी लिख देंगे तो भी सही है। फिर इसलिए की अंग्रेजी सो लिखेंगे। अब यहाँ पे बाध्यता है, मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। किसको उठना पड़ता है, मुझे। तो मुझे ये सब्जेक्ट हो जाएगा भैया जी, लेकिन मुझे सब्जेक्ट के रूप में आया है तो मी का प्रयोग कतई नहीं होगा। जब ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, मुझे, मेरा, ऐसा कुछ आ जाता है तो सब्जेक्ट के रूप में रहता है, तो आई लिखना होता है, मी या माई नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पे मुझे की अंग्रेजी आई लिखेंगे, आई। उसके बाद इनकी मजबूरी है उठना तो हैव टू लगाएंगे, आई हैव टू। फिर उसके बाद क्रिया लिखेंगे, उठना पड़ता है यानी उठना पड़ना की अंग्रेजी गेट अप, गेट अप। अब सुबह 4 बजे, तो सबसे पहले देखो अगर वाक्य में 2 समय दिए रहते हैं तो सबसे पहले छोटा समय लिखा जाता है, उसके बाद बड़ा समय लिखा रहता है। अब छोटे समय और बड़े से समय से तात्पर्य क्या है मैं ये बताता हूँ। ये देखिए यहाँ सुबह देर तक रहती है, लेकिन 4 बजे बहुत थोड़े देर तक रहता है। 4 बजे मिनिमम जो है 1-2 मिनट के लिए रहता है, मैक्सिमम 1 घंटे के लिए रहता है। 4:15, 4:30 बजे या 1 घंटे के लिए, लेकिन सुबह देर तक रहती है तो हम मानेंगे कि ये छोटा समय है 4 बजे, और सुबह देर तक रहती है तो ये बड़ा समय है। तो पहले हमें छोटा समय लिखना होता है यानी 4 बजे, एट 4 o'clock। समय के लिए ऐड लग जाएगा, एट 4 o'clock। अब बड़ा समय बचा सुबह में, सुबह शाम के लिए इन लगा देते हैं, ठीक है, इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो उपरोक्त 2 सेंटेंसेस थोड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आप कंजंक्शन का सही यूज करेंगे मैं बताऊंगा। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कंपाउंड बताऊंगा, उसमें बहुत सारे कंजंक्शन है। जब उसका प्रयोग होगा तो सेंटेंस बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी भी आप अच्छी तरह बोल सकते हैं अगर उन चीज़ों को सही से व्यवस्थित करके ट्रांसलेट कर लें तो, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके ट्रांसलेट कर लें तो चलिए आते हैं। अभी तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत दूर है। हमें फूलों को बिक्री के लिए बाजार ले जाना पड़ा, ये पास्ट टेंस है। ले जाना पड़ा यानी पास्ट टेंस है, पड़ा, पड़ी, पड़े, ऐसा कुछ आ जाता है तो समझ लीजिए पास्ट टेंस है। इसमें भी बाध्यता का बोध हो रहा है। तो बाजार ले जाना पड़ा किसको, हमें, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे बी। अब चूंकि ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे हैड टू का प्रयोग करेंगे, बी हैड टू। अब ले जाना पड़ा, ले जाना की अंग्रेजी कैरी या टेक लिख सकते हैं, टेक भी सही है। ले जाना की अंग्रेजी टेक लिख सकते हैं। वी हैड टू टेक, हमें ले जाना पड़ा, क्या ले जाना पड़ा, फूलों को, द फ्लावर्स। यहाँ पे फ्लावर्स लिख देंगे। अब इनको कहाँ ले जाना पड़ा, सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, तो बाजार ले जाना पड़ा, टू मार्केट। ये इतना बना, वी हैड टू टेक द फ्लावर्स टू मार्केट। अब बिक्री के लिए, तो बिक्री की अंग्रेजी सेल होती है, फॉर सेल। सेल मतलब होता है बिक्री। ये मैं अभी सिर्फ आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बता रहा हूँ, निगेटिव और इंट्रोगेटिव ना बताने का रीज़न है, देयर इज ए रीज़न बिहाइंड इट, कि मैं आपको अभी निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस होते हैं उनमें उसके साथ डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, तब केवल उनके साथ हैव डू का प्रयोग होता है। तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इस अफर्मेटिव के अंतर्गत, तो उसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इस लड़के को अब कार चलाना पड़ेगा, ये फ्यूचर टेंस है, पड़ेगा यानी कार चलाना पड़ेगा, फ्यूचर में चलाना पड़ेगा। तो फ्यूचर के लिए ये सहायक क्रिया है विल हैव टू, शैल हैव टू। अब विल हैव टू, शैल हैव टू कैसे लगेगा ये आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो फिर से मैं बता देता हूँ।
आई और वी सब्जेक्ट के साथ सेल्फ हेल्प का प्रयोग होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ विल का प्रयोग होता है। केवल आई और वी याद रखिए जिसके साथ सेल्फ हेल्प का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल हेल्प का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए इस लड़के को अब कार चलाना पड़ेगा। किसको चलाना पड़ेगा? इस लड़के को। तो ये सब्जेक्ट हो गया। कौन या किसको का प्रश्न करके सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे दिस बॉय। अब चूंकि ये फ्यूचर टेंस में है तो विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। विल हैव टू, दिस बॉय विल हैव टू। चलाना की अंग्रेजी पहले क्रिया लिखेंगे, तो गाड़ी वगैरह चलाने के लिए ड्राइव लिखते हैं, ड्राइव। क्या चलाना पड़ेगा? कार। कार हम लिख देंगे द कार। तब अब की अंग्रेजी लास्ट में लिख देंगे नाउ। ये सेंटेंस फ्यूचर में बन गया, दिस बॉय विल हैव टू ड्राइव द कार नाउ। हमें रोज विद्यालय जाना पड़ेगा, ये भी फ्यूचर टेंस में है, तो किसको रोज विद्यालय जाना पड़ेगा? हमें, यानी वी। इसके साथ आपको शैल हैव टू का प्रयोग करना है। वी शैल हैव टू। जाना पड़ेगा, जाना की अंग्रेजी को कहाँ जाना पड़ेगा? विद्यालय, यानी टू स्कूल। ये बन गया। वी शैल हैव टू गो टू स्कूल। अब रोजाना यानी रोज की अंग्रेजी यहाँ पे हो जाएगा डेली। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया आपको समझ में, उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा। लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैं इसको बता रहा हूँ अभी, इसके बाद जस्ट। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो गाइस चलते हैं इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट और पास्ट टेंस में डू डज डिड का प्रयोग होता है। और आपको याद होगा कि जब डू डज डिड का प्रयोग होता है तो इसके साथ केवल हैव टू यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैव टू भी एक क्रिया है, तो इसको क्रिया के रूप में जब हम प्रयोग करेंगे यानी डू डज के बाद, तो इसका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे मुझे रोज गृह कार्य नहीं पूरा करना पड़ता है, तो किसको नहीं पूरा करना पड़ता है? मुझे। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे की अंग्रेजी आई हो जाएगी। आई के साथ यहाँ पे आपको लिखना है डोंट। आई डोंट, यानी डू नॉट का डोंट हो जाएगा, डज नॉट का डजंट हो जाएगा, डिड नॉट का डिडंट हो जाएगा, आप जानते हैं। आई डोंट, तब उसके बाद केवल हैव टू का ही प्रयोग होगा, यह ध्यान रखिएगा। आई डोंट हैव टू, इसका नियम है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट या डिड नॉट भी लगा देंगे। हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर पास्ट है तो आप डिड नॉट भी लगा दीजिएगा, ठीक है, या डिडंट कर दीजिएगा। तो आई डोंट हैव टू, मुझे नहीं करना पड़ता है। क्या नहीं करना पड़ता है? पूरा करना। पहले क्रिया लिख दो, आई डोंट हैव टू, उसके बाद वर्ब लिख दीजिए, पूरा करना यानी कंप्लीट। ये हो गया आई डोंट हैव टू कंप्लीट, मुझे पूरा नहीं करना पड़ता है। क्या नहीं पूरा करना पड़ता है? गृह कार्य। क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। क्या नहीं करना पड़ता है? गृह कार्य, तो उसको लिख देंगे द होमवर्क। होमवर्क, ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। इन छात्रों को इन दिनों स्कूल नहीं जाना पड़ता है। किसको नहीं जाना पड़ता है? इन छात्रों को। तो ये सब्जेक्ट है, इसको हम लिखेंगे, इनकी अंग्रेजी होती है दीज, और छात्रों के लिए हम लिख देंगे स्टूडेंट्स। दीज स्टूडेंट्स। अब ये प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ प्रेजेंट टेंस में डोंट या डू नॉट का प्रयोग आप करना है आपको, ठीक है। डोंट या डू नॉट एक ही चीज़ है, वैसे भी शॉर्ट फॉर्म का यूज ज़्यादा होता है, तो डोंट ज़्यादा सही रहेगा। तो दीज स्टूडेंट्स डू नॉट, अब इसके साथ हैव टू लगाएंगे। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी वैसे हैव टू लगना है, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो। फ्यूचर में बस विल शैल के बाद नॉट लग जाएगा। तो दीज स्टूडेंट डू नॉट हैव टू, फिर क्रिया लिख दो जाना, यानी वर्ब है यहाँ पे जाना। कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल, यानी टू स्कूल। तब हम ये लिखेंगे इन दिनों, यानी दीज डेज, इसको हम लिख देंगे दीज डेज। तो ये आपका सेंटेंस बन के हो गया तैयार, निगेटिव सेंटेंस। किसान को कर्ज के कारण खेत नहीं बेचना पड़ा, ये पास्ट टेंस में है। किसान को कर्ज के कारण खेत नहीं बेचना पड़ा, किसी तरह उसने चला लिया, तो
किसको बेचना पड़ा या नहीं बेचना पड़ा, किसान को। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे द फार्मर, द फार्मर। अब ये निगेटिव है तो इसको हम क्या करेंगे, डिड नॉट से बनाएंगे, या आप शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए डिडंट, द फार्मर डिडंट, और उसके बाद केवल हैव टू लगेगा, ये ध्यान रखिए। अफर्मेटिव में तो हैज टू, हैव टू, हैड टू है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिडंट या डजंट या डोंट का प्रयोग अगर आप करोगे तो वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव टू, ये भी क्रिया के रूप में आ जाएगा। द फार्मर डिडंट हैव टू, अब इसमें क्रिया क्या है, बेचना यानी सेल, क्या बेचना पड़ा, खेत यानी द फार्म लैंड, खेत की अंग्रेजी होता है फार्म लैंड, या फील्ड भी लिख सकते हो। अब बचा क्या, कर्ज के कारण, तो के कारण एक प्रीपोजिशन है जिसकी अंग्रेजी होती है ड्यू टू, ड्यू टू कर्ज की अंग्रेजी होता है लोन, ठीक है। तो इस तरह से निगेटिव आप बनाइए, लेकिन फ्यूचर में डू डज नहीं लगेगा, डिड नहीं लगेगा, फ्यूचर में विल सेल है, उसी के बाद नॉट लगा दो, या विल नॉट को वोंट कर दो, सेल नॉट को साइन कर दो, बन जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें अब देर तक काम नहीं करना पड़ेगा, या फ्यूचर है, किसको नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें, यू। अब इसके साथ विल लगेगा तो बस आपको नॉट यहीं पे लगाना है, या इसका शॉर्ट फॉर्म वोंट लिख दो, यू विल नॉट, उसके बाद हैव टू लिखेंगे, हैव टू। अब काम करना क्रिया है तो उसको पहले हम लिख देंगे वर्क, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लिखे तुम्हें, फिर विल नॉट, हैव टू लिखेंगे, फिर क्रिया है काम करना। अब बचा क्या, देर तक, तो देर तक की अंग्रेजी यानी फॉर लॉन्ग, फॉर लॉन्ग मतलब देर तक हो गया। अब की अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे हम नाउ। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन को हम बनाएंगे। हमें बाजार नहीं जाना पड़ा, ये पास्ट टेंस में है, किसको बाजार नहीं जाना पड़ा, हमें, बी। अब पास्ट में है तो इसके साथ डिड नॉट लगा दीजिए, या अपना शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, उसको लिख दीजिए, लेकिन तब इसके साथ केवल हैव टू का प्रयोग होता है। वी डिडंट हैव टू, फिर गो यानी क्रिया आप पहले लिख दीजिए, ये वर्ब है जाना। वी डिडंट हैव टू गो, कहाँ जाना पड़ा, टू मार्केट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव में भी डू डज डिड का प्रयोग अगर होता है तो हमें केवल हैव टू का प्रयोग करना है। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर बढ़िया से समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गया जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एसनो टाइप में अगर क्या शब्द आगे आ गया है तो आपको डू डज डिड आगे कर देना है। अगर क्वेश्चन वर्ड आया है तो भी यही काम करना है, बस क्वेश्चन वर्ड को आगे रख देना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पे, आसानी से इसको समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो देखिए इसमें डू डज डिड को आगे करेंगे तो सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, उसके बाद आपको हैव टू लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या शब्द आगे आया तो इसका नियम है, और अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लिख दिया जाएगा, अगर तो बन जाएगा काम। क्या तुम्हें अपना मकान बेचना पड़ा, किसको बेचना पड़ा, तुम्हें। तो ये पास्ट टेंस है तो इसमें आपको आगे करना पड़ेगा डिड, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तुम्हें यानी यू, डिड यू। अब ध्यान रहे आपको कि केवल हैव टू ही लिखना है, डिड यू हैव टू। अब बेचना पड़ा यानी बेचना की अंग्रेजी सेल हो जाएगी, सेल। क्या बेचना पड़ा, अपना मकान, यू के साथ अपना की अंग्रेजी हमेशा योर होती है, योर। मकान की अंग्रेजी होता है हाउस, ठीक है। तो डिड यू हैव टू सेल योर हाउस, इस तरह से ये बन गया। ये प्रेजेंट टेंस में है। क्या छात्रों को रोज किताबें नहीं पढ़ना पड़ता है, किसको नहीं पढ़ना पड़ता है, छात्रों को। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके साथ छात्रों प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हम डू आगे कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एक वचन होते थे उसके साथ डज, और जो प्लूरल नंबर होते थे उसके साथ डू लगता था। तो डू द स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दीजिए, डू द स्टूडेंट्स। अगर निगेटिव भी है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, या सबसे बढ़िया काम क्या करिए कि आपको डू लिखना है तो इसे सीधा सीधा डोंट में बदल दीजिए, तो यहाँ पे नॉट लग गया। डोंट द स्टूडेंट्स, अब नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, डोंट द स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको लिखना है हैव टू। याद रहे ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि डू डज डिड के साथ हैव टू लिखा जाएगा और कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब क्रिया क्या है, पढ़ना। तो डोंट द स्टूडेंट हैव टू, पढ़ना की अंग्रेजी स्टडी या रीड लिख सकते हो आप, स्टडी। क्या पढ़ना पड़ता है, किताबें यानी द बुक्स। क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, द बुक्स, ये हो गया।
अब यहाँ सिर्फ एक शब्द बचा है रोज, तो रोज की अंग्रेजी एवरीडे या फिर हम लिख देंगे डेली। तो ये बन गया इंट्रोगेटिव। मोहित को अपनी नौकरी से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया है तो बस आपको क्वेश्चन वर्ड आगे कर देना है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आया है क्यों, यानी व्हाई। अब उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढना है, इस्तीफा देना पड़ा किसको? मोहित को। मोहित से पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो ये पास्ट टेंस है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड। व्हाई डिड, तब सब्जेक्ट लिखेंगे हम मोहित। ये स्ट्रक्चर के अनुसार आप बनाइए। क्वेश्चन वर्ड लिखा गया, डू डज डिड में से डिड लिखा गया, फिर सब्जेक्ट मोहित लिखा गया, उसके बाद आपको लगाना है हैव टू। व्हाई डिड मोहित हैव टू। अब मेन वर्ब लिखनी है, तो इस्तीफा देना पड़ा, यानी इस्तीफा देना का रिजाइन होता है, RESIGN, रिजाइन यानी इस्तीफा देना पड़ा। किस चीज़ से इस्तीफा देना पड़ा? अपनी नौकरी से। तो मोहित के साथ अपना की अंग्रेजी हिज लग जाएगा, हिज जॉब। ध्यान रहे क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ लगेगा नहीं। से रिजाइन मतलब इस्तीफा देना, हिज जॉब अपनी नौकरी से, तो से की अंग्रेजी यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ लिखा नहीं जाता है। चलिए भी देखते हैं। फ्यूचर में तो कोई बात नहीं, प्रेजेंट और पास्ट में डू डज डिड लगाएंगे, लेकिन फ्यूचर में कोई बात नहीं, उसमें सहायक क्रिया विल शैल है, उसको आगे कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया है कब, तो उसको हम लिखेंगे व्हेन। अब पूरा करना पड़ेगा किसको? तुम्हें, इसके साथ विल लग जाएगा, व्हेन विल। तब हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, व्हेन विल यू। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है हैव टू, व्हेन विल यू हैव टू। अब मेन वर्ब लिखेंगे, पूरा करना पड़ेगा, पूरा करना की अंग्रेजी होता है कंप्लीट। क्या पूरा करना पड़ेगा? यह काम, ये ऑब्जेक्ट है, इसको लिख दीजिए दिस वर्क। तो ये आपका बन गया फ्यूचर। फ्यूचर में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हमें उसके लिए अपना स्थान खोना पड़ेगा? किसको खोना पड़ेगा? हमें। ये सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ आपको सेल आगे करना है, क्योंकि हमें यानी बी के साथ सेल ही लगता है। सेल आगे कर दिए तो यहाँ पे लिखेंगे, आप लिखना पड़ेगा आपको हैव टू, सेल वी हैव टू। अब खोना पड़ेगा, मेन वर्ब लिखेंगे, खोना की अंग्रेजी लूज। क्या खोना पड़ेगा? अपना स्थान, यानी बी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर होता है, आवर प्लेस। तब हम ये लिखेंगे उसके लिए, लिए की अंग्रेजी होता है फॉर। तब यहाँ पर लिखेंगे हिम। तो इंट्रोगेटिव इस प्रकार से बनेगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया है, लेकिन इसका एक और प्रयोग है जो मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद इस वीडियो की समाप्ति हो जाएगी। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है, इसको देख लेते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं आगे। इन कुछ सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। इनमें आपको अंत में आपको देखिए क्या मिलता है। करना है, मरना है, बढ़ना है, जाना था, खेलना है, जाना है, बैठना है, देखना है। यानी सब में इन्फिनेटिव आ रही है। ऐसी क्रिया जिसमें ना नी ने जुड़े रहते हैं, उसको मैंने बताया था आप सभी को, वो इन्फिनेटिव होती है, ऐसा मैंने बताया था। तो ये इन्फिनेटिव है। अब इसमें नियम डिफरेंट टाइप के होंगे। हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बी का मतलब इज एम आर वाज वेयर होता है। बी का मतलब मैंने बता दिया है प्राइमरी ऑक्सिलरी में, इज एम आर वाज वेयर होता है। तो इज एम आर वाज वेयर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये है क्या? अगर वाक्य से बहुत ज़्यादा मजबूरी का बोध हो रहा है, अगर वाक्यों से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, दृढ़ता है कि उसको आपको करना ही पड़ेगा, आप बाध्य हैं उसको करने के लिए, तो आपको हैव टू से बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है हमें शुल्क जमा करना पड़ेगा, भैया आपको शुल्क जमा ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, नहीं तो आप स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। तो ये आपको बाध्यता है, आपकी मजबूरी है, तो यहाँ पे ये बनेगा हैव टू से, बी हैव टू। अब जमा करना की अंग्रेजी पे, क्या जमा करना है? शुल्क यानी फीस। बी हैव टू पे फीस। ये आपके बोलने के ढंग पर निर्भर करता है कि आप उसको साधारण रूप से कहते हो मुझे जाना है, कि आपको इस तरह कहते हो कि नहीं मुझे जाना है, बहुत मजबूरी है। अगर कैसा कहते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। अभी लिखा है मुझे खेलना है, अगर साधारण ढंग से कहे मुझे खेलना है तो इसको इज एम आर से बनाओ, और अगर तुमने कहा मुझे खेलना ही है तो हैव टू से बनाओ। तो यहाँ माना साधारण ढंग से अगर कहा गया हो मुझे खेलना है, तो किसको खेलना है? मुझे सब्जेक्ट के रूप में आई लिख देंगे और यहाँ पे एम लगा देंगे और खेलना की अंग्रेजी टू प्ले।
यानी जो इन्फिनेटिव होती है उसमें हमेशा टू लग जाता है। ये इन्फिनेटिव है, ना जुड़ा है तो ना नीने जुड़े रहेंगे, तो उसमें आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है। अगर ये आप बहुत बाध्यता का बोध हो रहा है तो इस तरह भी बन सकता है आई हैव टू प्ले। वो तो आप कैसा बोल रहे हैं इस बात पर निर्भर करता पड़ता। एक दिन सबको मरना है तो महा मजबूरी है बहुत बड़ी, एक ना एक दिन सबको जाना ही जाना है, तो सबको मरना है तो इसको हैव टू से बना देंगे। किसको मरना है? सबको। सबको की अंग्रेजी आल या एवरीबडी, एवरीबडी लिख देते हैं, एवरीबडी। अब इसके साथ हैज़ लगेगा, हैज़ टू। मरना की अंग्रेजी डाई, और एक दिन की अंग्रेजी वन डे। हर व्यक्ति को एक दिन मरना है, एवरीबडी हैज़ टू डाई वन डे। ये बहुत बड़ी मजबूरी है, कभी भी तुम अपने आप को रोक नहीं सकते हो, एक ना एक दिन जाना है, तो इसको हमें हैज़ टू से बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन तुम्हें घर जाना है, अगर नॉर्मली कह दिया गया भैया तुम्हें घर जाना है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा जोर देकर नहीं कहा गया। और अगर बहुत ज़रूरी है, पिताजी मारेंगे ऐसे बोल दिए, तुम्हें घर जाना ही है, तो फिर इसका मतलब बाध्यता है, कोई बात होगी, नहीं तो नहीं जाओगे तो पछताओगे, मारे जाओगे, तब फिर हैव टू से बनेगा। लेकिन अगर सिंपली कह दिया जाए तुम्हें घर जाना है, तो ये इस तरह बनेगा, यू आर टू गो होम। तो ये सिंपली कहने के लिए आपको इसका प्रयोग करना है, और अगर बहुत बाध्यता या जरूरी है तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस इस तरह से बहुत कम बनते हैं, ज़्यादातर इस प्रकार बनते हैं। छात्रों को आगे बढ़ना है, छात्र को आगे बढ़ना उनकी मजबूरी है, अन्यथा वो पीछे छूट जाएंगे तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे जीवन में, ठीक है। तो छात्रों को आगे बढ़ना है, किसको बढ़ना है आगे? छात्रों को, यानी द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से प्लूरल है तो यहाँ पे हम लगा देंगे हैव टू, हैव टू। अब आगे बढ़ना की अंग्रेजी मार्च फॉरवर्ड होता है या मार्च अहेड होता है? मार्च अहेड लिख सकते हैं या फॉरवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए, मुझे जाना था, अगर बहुत ज़रूरी हो, मुझे जाना ही था, मुझे जाना था, बहुत ज़रूरी है, मजबूरी प्रकट हो रही है, तो फिर इसको आप इस तरह बनाइए, आई पास्ट में है तो हैड टू लग जाएगा, हैड टू गो। ये सब अंग्रेजी बोलने में बहुत काम आएंगे। लेकिन अगर इस तरह इस लड़के को बैठना है, सिंपली कहा गया इस लड़के को बैठना है, बहुत ज़्यादा बाध्यता नहीं है, खड़े रहेंगे तो कोई बात नहीं, तो सिंपली इसके लिए किसको बैठना है? इस लड़के को, तो ये लिखेंगे दिस बॉय। अब इसके साथ हम इज लगा देंगे क्योंकि एक वचन है, दिस बॉय इज। अब बैठना यानी टू सिट डाउन या सिट, दिस बॉय इज टू सिट, या इस तरह भी बन सकता है, दिस बॉय हैज टू सिट, वो ज़्यादा सही रहेगा। उसे सोना, ये थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, इसको मैंने लिखना था उसे सोना है, तो यहाँ पे हो गया उसे सोना है, नॉर्मली कहा गया, तो ये हो जाएगा ही इज टू स्लीप, और उसको बहुत नींद लग रही है, आंखें बंद करके वो गिरता जा रहा है। तो ऐसी बात के लिए जब बहुत ज़्यादा दृढ़ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये इस तरह बनना सही रहेगा, ही हैज़ टू स्लीप। तो इसके जो एक्टिव वॉइस है वो मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, एक्टिव वॉइस क्लियर हो गया है, पैसिव वॉइस भी नहीं बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। प्लीज़ आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो में कोई त्रुटि है, कुछ आप कहना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष धन्यवाद।